हेलो दोस्तों, मैं प्रेम सर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और दोस्तों, जैसा हमारा चैप्टर चल रहा था बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसका फर्स्ट पार्ट हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है। और अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज सीखना है या अभी तक आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं सीखा, तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप आई टैब पे जाएं। वहां पर मैंने इसका फर्स्ट पार्ट, जहां पर पूरा ओवरव्यू, मीनिंग, डेफिनेशन, पार्टीज इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब कुछ डिटेल में बताया। पूरा कंप्लीट ओवरव्यू मैंने इस वीडियो में बताया है। तो उससे अगला पार्ट आज मुझे सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है, जिसका नाम है डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर से पहले एक चीज और बताना जरूरी है, क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट तो बता दिया था पिछले पार्ट में, बट बेसिक पार्ट में कितने केसेस होते हैं, उनमें क्या जर्नल एंट्रीज होती है, वो मैं कंटिन्यू करता हूं। तो पहले हम डिसऑनर से पहले बेसिक केसेस की जर्नल एंट्री सीखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर आपके सीए, सीएस, सीएमए और क्लास 11th इन सब के लिए यूजफुल है। इसके लिए बताया था इसका कॉन्सेप्ट कि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कराता हूं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट, कि जैसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज किन सिचुएशन में यूज किया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि पेमेंट के रूप में दिया जाने वाला कोई सा बिल, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, प्रोमिसरी नोट हो, चेक हो, ड्राफ्ट हो, हुंडीज हो, बहुत सारे बिल यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट रिकॉल करा देता हूं कि जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने, जो कि एक बिजनेसमैन है, एक शॉपकीपर है, इन्होंने गुड्स सेल किए हैं मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने जब गुड्स परचेज किए और ए ने पेमेंट के लिए बोला, मीन्स ए ने क्या किया है, ए ने माल बेचा है मिस्टर बी को फॉर ₹10,000 मान लीजिए। अब ए ने जब बी से पैसे मांगे, तो बी ने कहा कि भाई पैसे तो मेरे पास है नहीं, मैं आपको 2-3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। ए को रिस्क नजर आया। किस बात का रिस्क, कि अगर 3 महीने बाद बी ने पैसे नहीं दिए तो मेरे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए ए ने बी पर एक बिल लिखा। बिल में क्या लिखा, उसका फॉर्मेट मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे पहले देख लें। और इस बिल ऑफ एक्सचेंज का बहुत इजी वे में कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर बीच में स्किप करेंगे या ज्यादा स्पीड बढ़ाकर देखेंगे तो शायद कम समझ आए। मेरी कोशिश है कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल आसान तरीके से समझ आ जाए। तो ए ने बी पर बिल लिखा, बिल में ऑर्डर दिया कि आपको इतनी पेमेंट इतने टाइम के बाद मुझे या मेरे एजेंट को करना है। अब बी ने वो बिल पढ़ा, बी को अगर उसमें लिखी हुई सारी बातें फेवरेबल लगी तो बी क्या करेगा, बिल एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करके एक्सेप्टेंस भेज देगा। वो क्या भेज देगा, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकृति। एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकृति। तो ए के पास बिल आ गया साइन होकर। अब ए के पास उस बिल से रिलेटेड 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि ए चाहे तो उस बिल को अपने पास संभाल कर रखे 3 महीने, उसके बाद 3 महीने पूरे होने पर वो बी के पास बिल भेजेगा और बी बिल देखकर पेमेंट कर देगा। या दूसरा ऑप्शन बताया था जिसमें ए को पैसों की जरूरत है तो ए बिल बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। तीसरा ऑप्शन आपको बताया था कि बिल अगर ए को किसी को पेमेंट करना है, अपने किसी सप्लायर या क्रेडिटर को, तो पेमेंट के रूप में किसी थर्ड पार्टी को वो बिल ट्रांसफर कर सकता है, जिसे बोलते हैं इंडोर्समेंट। और चौथा बताया था कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अगर हमारे पास मल्टीपल बिल आते रहते हैं तो उन सारे बिलों के टाइमिंग का ध्यान रखना, कौन सी पार्टी का बिल कौन सी डेट में मैच्योर हो रहा है, ड्यू हो रहा है, वो डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए हम बिल को कलेक्शन के लिए बैंक में जमा करा देते हैं। तो 4 सिचुएशन थी।
जिनमें से चारों सिचुएशन में क्या अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं वो आज हम डिटेल में सीखेंगे, चारों केसेस। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। जहां पर जरूरत पड़े और नोट करना हो आप साथ साथ नोट जरूर करें, डायग्राम के साथ नोट करें, तो आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएगी। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं कि ए ने बिल अपने पास 3 महीने संभाल कर रखा। इस केस को क्या बोलते हैं? केस फर्स्ट, व्हेन बिल इज रिटेन्ड। रिटेन्ड मीन्स होता है स्थिर रखना। तो व्हेन बिल इज रिटेन्ड विद द ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है? जिसने बिल लिखा है। किसने बिल लिखा है? ए ने। तो ए ने वो बिल अपने पास रखा 3 महीने तक संभाल कर। तो विद द ड्रॉवर टिल मैच्योरिटी। टिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब कि 3 महीने प्लस 3 दिन ग्रेस के जोड़कर। तो अगर ए ने बिल अपने पास 3 महीने 3 महीने संभाल कर रखा, वेट किया, तो उस केस में दोनों पार्टीज की बुक में क्या जर्नल एंट्रीज होंगी वो आज हम डिटेल में सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर दोनों पार्टियों की साथ साथ बुक ले रहा हूं, क्योंकि एक के ऊपर एक नीचे करेंगे तो बोर्ड छोटा है। तो देखें, मैंने बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में हम मिस्टर ए की बुक की एंट्रियां सीखेंगे और दूसरे पार्ट में मिस्टर बी की बुक में एंट्रियां क्या होंगी वो सीखेंगे। देखिए, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर मीन्स ए की बुक में क्या एंट्री होंगी। फिर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मीन्स बी। बी कौन है? ड्रॉइंग। तो बी की बुक में क्या एंट्री होगी। ठीक है, दोनों पार्टीज की बुक में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। देखिए, बात की शुरुआत कहां से हुई? बात की शुरुआत हुई जब मिस्टर ए ने बी को गुड्स सेल किए। तो पहली एंट्री हमें किस चीज की करना है? एक ही बुक में माल बेचने की, गुड्स सेल करने की। तो पहली एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड। ए ने क्या किया? बी को माल बेचा, गुड्स सेल किए। तो सेल करने की एंट्री क्या करेंगे? सिंपल एंट्री कस्टमर डेबिट। कस्टमर कौन है? ड्रॉई। मीन्स ड्रॉई का यहां पर नाम लिखना है। ड्रॉई यहां पर कौन है? बी। तो बी डेबिट, कितने का माल बेचा हमने? 10,000 का। टू सेल्स अकाउंट 10,000 और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी। ये देखिए कितनी सिंपल एंट्री है। हमने गुड्स सेल करने की एंट्री ए की बुक में कर दिया। अब ए ने तो गुड्स सेल किए हैं, उसने सेल की एंट्री कर ली। बट अगर बी की बात करें तो बी ने तो गुड्स परचेज किया है, तो बी अपनी बुक में क्या करेगा? गुड्स परचेज करने की एंट्री। तो बी की बुक में फर्स्ट एंट्री होगी फॉर गुड्स परचेज। फॉर गुड्स परचेज। तो गुड्स परचेज किया है तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा? परचेजेज अकाउंट। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, किससे माल खरीदा? इसने उधार खरीदा है मिस्टर ए से, और मिस्टर ए कौन है? ड्रॉवर। तो आपको ड्रॉवर नहीं लिखना। अगर एक मीन्स शॉपकीपर का, सेलर का नाम दिया हुआ है तो आपको यहाँ सेलर का नाम मीन्स क्रेडिटर का नाम लिखना है, जिससे हमने उधार माल खरीदा है। किससे खरीदा है? ए से। कितने का? 10,000। तो ये एंट्री हम करेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड
फ्रॉम ए। ये हो गई दोनों की बुक में सिंपल एंट्री गुड्स सेल करने की और बी की बुक में गुड्स परचेज करने की। अब फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ए ने बी पर बिल लिखा। बिल लिखने की, बिल ड्रॉ करने की कोई एंट्री नहीं होती, बट बी ने जब बिल एक्सेप्ट किया तो सेकेंड एंट्री आपको एक्सेप्टेंस की करना है। बिल की एक्सेप्टेंस किसके पास आ गई, ए के पास, तो ए की बुक में एक्सेप्टेंस आने की एंट्री। तो सेकेंड एंट्री करेंगे फॉर गेटिंग एक्सेप्टेंस, फॉर गेटिंग एक्सेप्टेंस मीन्स बिल एक्सेप्ट होकर आ गया। तो जो बिल ए के पास एक्सेप्ट होकर आया है वो ए के लिए क्या है, एक एसेट्स है, उसे एक पेमेंट हम मान लेंगे कि हमारे पास एक पेमेंट आ गई, जिसे ए क्या बोलेगा, ए उसे बोलता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल को हम बिजनेस के लिए एसेट्स मानते हैं और ये मानते हैं कि एक तरह से बिल आ गया मतलब पेमेंट आ गई। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 और ये बिल किससे आया है, कस्टमर बी से आया है। अब बी से बिल आने का मतलब एक तरह से पेमेंट आ गई, तो हम क्या करेंगे, कस्टमर का अकाउंट अब हम क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारे पास बिल आ गया। अब मेन जो हमारे पास सोर्स है वो है बिल, तो हम बी का अकाउंट क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बी डेबिट है, बी का अकाउंट क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। तो टू ड्रॉइंग, यहां पर कस्टमर का आपको नाम लिखना है। अब देखिए यहां तो हमने इसे डेटर बना लिया था, बट इसने बिल साइन करके दे दिया मतलब पेमेंट एक तरह से आ गई, तो हम इसका अकाउंट क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए हमने इसे क्रेडिट कर दिया। जब तक बिल है हमारे पास, वैलिड बिल है, तब तक हमें पेमेंट आने की पूरी श्योरिटी है। यहां नरेशन लिखेंगे बीइंग acceptance of the bill is received। बिल की एक्सेप्टेंस आ गई। अब ये तो एक्सेप्टेंस आई है ए के पास, इसलिए ए ने उसे बिल्स रिसीवेबल नाम दिया। बी ने बिल एक्सेप्ट किया है, उसी बिल को बी क्या बोलता है, ए बोलता है बिल्स रिसीवेबल क्योंकि उसे पैसे मिलने हैं, बी बोलेगा बिल्स पेएबल क्योंकि बी को पैसे देने हैं, पे करने हैं। इसलिए बी की बुक में बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री फॉर बिल एक्सेप्टेड। तो बी अपनी बुक में एक्सेप्टेंस देने की क्या एंट्री करेगा, इसने एक्सेप्टेंस किसको दिया है, ए को। ए कौन है, ड्रॉवर। तो हमने जब ड्रॉवर को बिल एक्सेप्ट करके दे दिया तो हमारी लाइबिलिटी बन गई हमारे बिल के लिए, बिल्स पेएबल नाम की न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो हम अपने क्रेडिटर को हमने बिल दे दिया, हमारे अब हमारा इस क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं, हमारी लाइबिलिटी अब क्रेडिटर के लिए नहीं है, अब हमारी लाइबिलिटी किसके लिए है, बिल्स पेएबल के लिए। तो हम इस लाइबिलिटी को लेस करने या घटाने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। वैसे भी अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है बिल का, ए, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, डेबिट। तो ड्रॉवर डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया है, बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल हमारे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी, हमने न्यू लाइबिलिटी एडमिट कर लिया है, इसलिए अब हमारा क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं, क्रेडिटर का अकाउंट हमने डेबिट करके क्लोज कर दिया। नरेशन लिख देंगे बीइंग बिल इज एक्सेप्टेड, बिल इज एक्सेप्टेड। अब ये हमारे पास हमने एक्सेप्टेंस दे दिया, हमारी लाइबिलिटी अब बिल के लिए हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, अब एक 3 महीने ये क्या करेगा, ये 3 महीने मीन्स अप टू द डेट ऑफ मैच्योरिटी ये वेट करेगा 3 महीने पूरे होने का। और जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो बिल लेकर ए जाएगा बी के पास और बी बिल देखकर पेमेंट कर देगा। तो फिर पेमेंट की एंट्री क्या होगी, तो तीसरी एंट्री ऑन मैच्योरिटी। ऑन मैच्योरिटी का मतलब
बिल की ड्यू डेट से 3 दिन बाद। ऑन मैच्योरिटी मतलब जिस दिन हमें पैसे मिलने हैं। फॉर गेटिंग और फॉर रिसीविंग पेमेंट, फॉर रिसीविंग पेमेंट, पेमेंट मिलने की एंट्री। तो ए को क्या मिलेगा, कैश या चेक। तो जो भी मिला, कैश मिला है तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को डेबिट कर दो। अगर बी ने चेक से पेमेंट किया है तो बैंक हमारा बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। बट साथ ही हमें क्या करना होगा, जो बिल हमारे पास आया था वो बिल वापस करना पड़ेगा, इसलिए हम उसका बिल वापस कर देते हैं। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हमने, हमारे पास पेमेंट आ गई और हमने उस कस्टमर का बिल उसे वापस कर दिया। नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी, बिल इज मेट, मेट मीन्स होता है मिटाना, मीन्स बिल की पेमेंट होने पर हमने बिल मिटा दिया, तो बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी। तो ये हो गई पेमेंट आने की एंट्री। इसे पेमेंट मिली है, इसने पेमेंट आने की एंट्री कर ली। बट बी ने तो पेमेंट किया है, तो बी अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, ऑन मैच्योरिटी फॉर पेमेंट। तो थर्ड एंट्री ऑन मैच्योरिटी फॉर पेमेंट, इसने पेमेंट किया है फॉर पेमेंट ऑफ बिल। तो जब इसने बिल की पेमेंट किया तो इसके पास इसका बिल वापस आ गया, ये लायबिलिटी बिल्स पेबल की खत्म हो गई। तो लायबिलिटी को घटाने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू। अब ए बी ने, बी के पास बिल तो आ गया वापस, बट बी ने क्या किया, पेमेंट किया तभी तो बिल आया। तो इसने अगर कैश पेमेंट किया है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अगर इसने चेक से पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, इसका बैंक घट जाएगा 10,000 से। और नरेशन लिख देंगे बीइंग बिल इज पेड ऑन मैच्योरिटी। बीइंग बिल इज पेड ऑन मैच्योरिटी। तो ये रही दोनों पार्टियों की बुक में फर्स्ट केस की में क्या एंट्रियां होंगी। ठीक है, अब आप इसे नोट करें, फिर मैं आपको बताता हूं सेकंड केस। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम करेंगे सेकंड केस। सेकंड केस का क्या नाम है, सेकंड केस है कि जब ए के पास बिल आया, जब ए के पास बिल आया तो ए को पैसों की जरूरत पड़ी, और पैसों की जरूरत पड़ी तो ए बी से तो पैसे मांग नहीं सकता 3 महीने तक। तो ए के पास क्या ऑप्शन है कि ए उस बैंक, उस बिल को अपने बैंक से क्या करा लेता है, डिस्काउंट। बिल दे दिया बैंक को, और बैंक को कुछ इंटरेस्ट या चार्ज देने के बाद बाकी पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। तो इसे बोलते हैं कि व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। ये है हमारा सेकंड केस, विद द बैंक, बैंक से हम ए ने बिल डिस्काउंट करा दिया। अब मान लीजिए ये बिल, चलिए पहले एंट्री बता देते हैं उसके बाद। अब जब बिल बैंक से डिस्काउंट कराया तो क्या चेंज आएगा, ध्यान से समझें, कोई नया केस नहीं है, बस सिंपल सा चेंज आएगा। देखिए बात की शुरुआत कहां से हुई, माल बेचने से। तो पहले ए ने माल बेचने की सेम एंट्री करना है, बी ने माल खरीदने की एंट्री करना है।
फिर एक ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्टेंस दिया, सेकंड एंट्री एक्सेप्टेंस देने की सेम रहेगी। बट जब बिल आ गया ए के पास तो ए ने क्या किया, बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया, तो ए की बुक में बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखें बहुत आसान है बिल ऑफ एक्सचेंज, बस बीच में स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। तो देखो जब बिल आ गया किसके पास, ए के पास, यहां तक एक्सेप्टेंस आने के बाद ए ने उस बिल को अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, बैंक से। तो तीसरी एंट्री हमें करना है, फॉर डिस्काउंटिंग द बिल, फॉर डिस्काउंटिंग द बिल। बिल बैंक से डिस्काउंट कराने का मतलब क्या होता है, देखिए बिल की पेमेंट हमें तो 20 से 3 महीने बाद मिलेगी, बट अगर पैसों की जरूरत पड़ जाए, हमने जाकर अपने बैंक को बिल दे दिया, बोला कि भाई ये बिल आप रख लो और इस पर लिखे हुए पैसे हमें दे दो, तो बैंक कहता कि हमें पैसे कब मिलेंगे, तो हमने बैंक को बोला कि आप 20 से 3 महीने बाद पैसे ले लेना और आप हमें पैसे दे दीजिए। बैंक कहता बड़े चालाक हो, आप मुझसे 10,000 आज मांग रहे हो और मुझे मिलेंगे 20 से 3 महीने बाद, तो मुझे क्या फायदा होगा। तो ए ने बोला कि आपका जो भी चार्ज बनता है, मीन्स आपका जो इंटरेस्ट बनता है 3 महीने का, आप अपना इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए, बिल रख लीजिए और पेमेंट कर दीजिए मुझे। तो ये सुविधा उनको ही मिलती है जिनका उस बैंक में अकाउंट है, क्योंकि बैंक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ये बिल हमने बैंक को दे दिया। अब देखिए 10,000 का बिल है, मान लीजिए बैंक ने 10% पे बिल को डिस्काउंट किया और अभी अगले 3 महीने बाकी हैं, तो 3 महीने का बैंक डिस्काउंट हमसे चार्ज करेगा या इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब इसे सॉल्व अगर करें तो क्या आएगा, 250 रुपीज। बैंक हमसे 250 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिसे हम यहां पर बोलेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो बैंक से हमने बिल डिस्काउंट करा लिया, बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। बैंक कभी कैश नहीं देता, ध्यान रखना, इसलिए हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। कितने आएंगे, 10,000 का बिल है, 10,000 में से बैंक अपना डिस्काउंटिंग चार्ज 250 रुपीज डिडक्ट करके 9,750 रुपीज हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ये 250 रुपीज हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट, तो लिखेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितने, 250। और हमारा ये जो बिल था, ये बिल किसके पास चला गया, बैंक के पास। तो हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 रुपए। तो 10,000 का बिल गया और हमारे बैंक में आ गए 9,750 रुपीज। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। ठीक है, ये तो हुई इसकी बुक में, ए की बुक में डिस्काउंट कराने की एंट्री। बट बी की बुक में क्या एंट्री होगी, तो समझे, बी की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी डिस्काउंट कराने की। क्यों, क्योंकि बिल तो ए के पास है। अब वो ए उस बिल को अपने पास संभाल कर रखे 3 महीने, या फिर बैंक से डिस्काउंट कराए। बी को इससे क्या फर्क पड़ता है, बी को तो 3 महीने बाद पेमेंट ए को करनी थी, वो 3 महीने बाद बैंक को पेमेंट कर देगा। इसलिए बी की बुक में यही सेम एंट्रियां रहेंगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब आप सेकंड केस भी नोट कर लें, फिर मैं आपको थर्ड केस बताता हूं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, नोट हो गया आपका सेकंड केस। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। हमारा थर्ड केस है कि मान लीजिए ए के पास बिल तो आ गया बी से, ए को बी से पैसे मिलने हैं, बट ए ने भी तो कहीं से गुड्स परचेज किए होंगे अपने सप्लायर से, क्रेडिटर से।
तो ए को भी पैसे देने हैं। अब ए के पास उसका सप्लायर आ गया पैसे मांगने। सप्लायर का नाम है मान लो मिस्टर सी। तो मिस्टर सी आ गए ए के पास पैसे मांगने। अब ए के पास क्या है इस टाइम, बिल है बी के नाम से, बी के ऊपर जो लिखा है। तो ए के पास एक ऑप्शन है कि जो बिल हमारे पास बी से आया वो बिल ही हम सी को दे देते हैं और सी से बोल देते हैं कि वो जाकर बी से पैसे ले लेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर करना। तो ए ने अपना बिल किसको ट्रांसफर कर दिया, थर्ड पार्टी, अपने क्रेडिटर या सप्लायर को, जिसे हम बोलेंगे, क्या नाम देंगे हम इसे, एंडोर्सी। एंडोर्सी, सी कौन है हमारा, एंडोर्सी। तो हमारे पास बिल आ गया, या तो हम पैसे दे दें सी को, या फिर हमारे पास जो बिल आया है बी से हम वो बिल दे देते हैं इसे। तो बात आती है कि क्या सी मान जाएगा बिल लेकर। बिल्कुल भाई मानना पड़ेगा। जो चीज हमारे सिस्टम में चलती है उस सिस्टम को सभी को मानना पड़ता है। बट अगर सी के पास ज्यादा इमरजेंसी है तो उस केस में ए उसको कैश पेमेंट कर देगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर सी बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बिल नहीं ले रहा, तो ए सी को गोली मार देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिजनेस में जो चीज सर्कुलेशन में होती है वो सबको माननी होती है। बट स्टिल अगर सी नहीं मानता तो फिर ए सी को पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो हमारे केस का नाम क्या है कि व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी, इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। तो ये थर्ड केस है हमारा। तो इसमें देखो क्या चेंज आएगा। बात की शुरुआत तो वहीं से होगी। पहले ए ने बी को माल बेचा, माल बेचने की एंट्री किया, फिर ए ने बी पर बिल लिखा, एक्सेप्टेंस आने की एंट्री किया। अब जब बिल ए के पास आ गया तभी तो ए बिल एंडोर्स करेगा, इसलिए तीसरी एंट्री ए की बुक में चेंज हो जाएगी। तीसरी एंट्री क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तो अब इस टाइम पर बिल किसके पास है, बिल तो ए के पास है। अब ए को पेमेंट करना है अपने सप्लायर क्रेडिटर सी को। तो ए ने क्या किया, बिल एंडोर्स कर दिया। तो एंट्री करेंगे फॉर एंडोर्सिंग द बिल, एंडोर्सिंग द बिल। अब बिल हमने किसको दिया, अपने सप्लायर सी को। तो अब क्या करेंगे, सप्लायर या क्रेडिटर को घटाने के लिए हम डेबिट करते हैं। तो और वैसे भी रूल्स क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करने वाले को डेबिट करो। तो बिल किसको मिल गया, सी को, इसलिए हम सी को कर देंगे डेबिट। अगर यहां पर नाम दिया हुआ है उस सप्लायर का तो उसका नाम यहां पर लिखोगे, फिर एंडोर्सी नहीं लिखोगे, क्योंकि ये तो इसका डेजिग्नेशन, इसकी पोजीशन है कि हम इसे एंडोर्सी बोलेंगे। बाकी अगर राम श्याम मोहन कोई भी नाम दिया है इस पर्सन का तो आप यहां उसका नाम लिखोगे। तो एंडोर्सी डेबिट हमने 10,000 रुपए एंडोर्सी को दे दिए। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या एंडोर्सी को हमें 10,000 ही देने थे, मान लीजिए हमें एंडोर्सी को 15,000 देने थे, उस सिचुएशन में क्या होगा। तो उस सिचुएशन में हम 10,000 का बिल दे देंगे और 5,000 कैश पेमेंट कर देंगे या चेक से पेमेंट कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो एंडोर्सी डेबिट टू, हमारे पास जो बिल आया था वो बिल हमने उसे दे दिया, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, हमारा बिल हमने उसे दे दिया। और मान लीजिए अगर हमें पेमेंट यहां पर एंडोर्सी को मोर देन 10,000 करना है, मान लीजिए 15,000 पेमेंट करना है, तो उस केस में हमने उसे बिल तो दिया है 10,000 का, बाकी अमाउंट हम उसे कैश से या फिर चेक से पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से क्या हुआ
कि हमारे बिल का यूज हमने अपने पेमेंट को करने के लिए यूज कर लिया। अब नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिल इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी, थर्ड पार्टी के फेवर में दे दिया, बिल एंडोर्स कर दिया। अब देखें बी की बुक में क्या चेंज आएगा, तो बी की बुक में सेम एंट्रियां रहेंगी, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि चार की चारों ही सिचुएशन में बी का कोई रोल नहीं है। बी का तो केवल लास्ट का रोल है कि उसे पेमेंट करना है। अब वो बिल ए के पास हो या बैंक के पास हो या क्रेडिटर सी के पास हो या चौथा केस हो, चारों केसेस में बी की बुक में एंट्रियां सेम रहेंगी। तो बात आती है फिर सी की बुक में क्या होगा। सी की बुक में भी हमें एंट्रियां करने के लिए बोला जाएगा, तो मैं बताता हूं कि सी की बुक में क्या एंट्रियां होंगी। बी की बुक में आपको बता देता हूं कि सारे केसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। जो एंट्रियां हमने फर्स्ट केस में किया है, चारों केसेस में बी की बुक में एंट्रियां सेम रहेंगी, इसलिए बी की बुक की एंट्रियां मैं मिटा देता हूं। अब हम सीखते हैं कि सी की बुक में क्या एंट्रियां होंगी। तो यहां पर इन द बुक ऑफ सी, इन द बुक ऑफ एंडोर्सी, जिसका नाम है मान लो सी, तो सी की बुक में क्या एंट्री होंगी। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ लॉजिक आप समझे। बिल पहले सी के पास आया, किसने दिया, ए ने, तो सी की बुक में पहली एंट्री क्या होगी, फॉर रिसीविंग बिल, फॉर रिसीविंग बिल। सी के पास क्या आया, बिल आने की एंट्री, तो सी एंट्री क्या करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल आया, 10,000 का। और अगर मान लीजिए यहां का केस ले कि उसे चेक भी मिला है, चेक या कैश, तो चेक या कैश मीन्स इसका कैश या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे आप। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो सीधे ये बिल किससे मिला है, ए से, तो यहां पर ए को आप क्रेडिट कर देंगे, ड्रॉवर को क्रेडिट कर देंगे। ए कौन है, ड्रॉवर। तो नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिल इज रिसीव्ड फ्रॉम ए, फ्रॉम ए। ये एंट्री तो सी की बुक में हुई, किस चीज की, बिल आने की। अब ऑन मैच्योरिटी पैसे किसको मिलेंगे, ए को नहीं, क्योंकि बिल अब सी के पास है, तो सी मैच्योरिटी पर बिल लेकर जाएगा बी के पास और बी सी को पेमेंट करेगा। तो सी की बुक में थर्ड एंट्री कौन सी होगी, सी के लिए तो सेकंड ही है, ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी फॉर गेटिंग पेमेंट, फॉर गेटिंग पेमेंट, पेमेंट आने की एंट्री। तो पेमेंट आने की एंट्री सी की बुक में क्या होगी, वही एंट्री जो ए ने अपने बुक में किया था पेमेंट आने की। अगर कैश पेमेंट किया है तो कैश इसका बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। अगर बी ने चेक से पेमेंट किया है तो सी का बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000। टू, सी क्या करेगा, सी वो बिल बी को वापस कर देगा, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बस ये दो एंट्री सी की बुक में होंगी। हमने बिल वापस कर दिया और हमारे पास पेमेंट आ गई, तो नरेशन लिखेंगे कि बीइंग बिल इज मेट और बिल इज मैच्योर्ड, बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी, मेट ऑन मैच्योरिटी मतलब बिल की पेमेंट मैच्योरिटी की डेट पर हो गई। बस ये दो एंट्री सी की बुक में, एंडोर्सी की बुक में होना है। समझ आ गया, ठीक है। अब हम इसे आप नोट करें, फिर हम लास्ट केस करते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लास्ट केस, फोर्थ केस की बात करते हैं
कि मान लीजिए ए के पास बिल आया एक्सेप्ट होकर, और ए को अभी ना तो पैसों की जरूरत है, ना ही ए ने किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है, बल्कि ए के पास मल्टीपल बिल अलग अलग पार्टी से आते हैं, अलग अलग कस्टमर से आते हैं, सबका टाइम अलग अलग है, कोई 2 महीने का है, कोई 3 महीने का है, सबकी डेट अलग अलग है, डेट ऑफ मैच्योरिटी, किसी की पेमेंट 2 तारीख की होनी है, किसी की 5 को होनी है, किसी को 10 को होनी है। तो ऐसे केस में क्या करेगा ए, इन सारे बिलों को डेट याद रखने की बजाय एक बेटर ऑप्शन है कि क्यों ना इस बिल को हम बैंक में डिपॉजिट करा दें और बैंक में एक अकाउंट खोल लें जिसका नाम है बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्या नाम है इस अकाउंट का? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। इस अकाउंट में हम इस बिल को डिपॉजिट कर देते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि ना तो ए को अलग अलग बिलों की डेट याद रखना पड़ेगा, ना मैच्योरिटी के लिए उसे कस्टमर के पास भेजना होगा, बल्कि जिस भी बिल की ड्यू डेट आएगी बैंक उस बिल की पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। और इसके लिए बैंक हमसे थोड़ा सा एनुअल चार्ज लेता है, बट हमें किसी भी बिल की डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, बिल बैंक में डिपॉजिट है तो पूरी सेफ्टी है, क्योंकि बिल हमारे पास होगा तो चोरी हो सकता है, खो सकता है, या हम उसकी डेट भूल सकते हैं। तो चौथे केस में हमें क्या करना है? चौथा केस है कि व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमने इस बिल को अपने बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया। तो उस केस में देखें, पहली और दूसरी एंट्री दैट इज गुड्स सोल्ड की और एक्सेप्टेंस आने की एंट्री तो सेम रहेगी, बट जब बिल हमारे पास आ गया हमने उस बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया। तो कलेक्शन के लिए भेजने की क्या एंट्री होगी वो आप समझें। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, बिल हमने कलेक्शन के लिए बैंक में डिपॉजिट कराया है, तो फोर्थ एंट्री फॉर सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, फॉर सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो कलेक्शन के लिए हमने एंट्री बिल भेजा है तो हमें बैंक में बिल सेंट फॉर कलेक्शन के नाम से अकाउंट खोलना होगा, और इस अकाउंट में हमने बिल डिपॉजिट किया है। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, हमने बिल दे दिया बैंक को, और हमारे पास से बिल जाने की एंट्री टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब ये बिल 3 महीने बैंक की कस्टडी में रहेगा। 3 महीने बाद बैंक क्या करेगा? इस बिल को बी के पास भेजकर बी से पेमेंट कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, हमारे बैंक अकाउंट में। तो हमें एक फोर्थ एंट्री भी करना पड़ेगा, ऑन मैच्योरिटी। ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर क्या होगा? बिल बैंक भेजेगा बी के पास और बी उसकी पेमेंट कर देगा, तो बैंक वो पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। इसलिए हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, इस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। हमारे इस अकाउंट से एक बिल मैच्योर हो गया जिसकी पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में आ गई, और हमने इस अकाउंट को उतने ही अमाउंट से कम कर दिया। ठीक है, और बैंक की बुक की कोई एंट्री हमसे पूछी नहीं जाती, बी की बुक में एंट्रियां सेम रहेंगी। यहां पर सी का कोई केस नहीं है, तो ये एंट्रियां आनी थी। तो अभी आज की वीडियो में हमने बेसिक केसेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज सीखे, 4 बेसिक केसेस। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ हर आने वाली वीडियो की आप चाहते हैं कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, अगली वीडियो में लेकर आता हूं जिसमें
हम सीखेंगे कि क्या होगा अगर बी ने पैसे टाइम पर पे नहीं किए, जिसे बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है डिसऑनर ऑफ बिल, जो कि अगली वीडियो आने वाली है, उसे गलती से भी मिस ना करें, क्योंकि वो वीडियो मिस हो गई तो आपको बेसिक तो आ गया बट वो जो क्रिटिकल केस है डिसऑनर का वो नहीं समझ आएगा। इसलिए अगली वीडियो का इंतजार करें, बहुत ही जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।